अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएट जॉन कीट्स को। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डील करेंगे जॉन कीट्स के तमाम तर इंट्रोडक्शन के बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सीरीज़ चल रही थी, तो मैंने जॉन कीट्स की सीरीज़ की साथ में ही स्टार्ट कर दी है। अब हम 2 पोएट्स को साइड बाय साइड लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कुछ वीडियोज़ जॉन कीट्स पे भी आएँगी और कुछ वीडियोज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे भी, क्योंकि ये हमारी ही एक सब्सक्राइबर की काफ़ी फ़रमाइश थी कि जॉन कीट्स पे भी वीडियोज़ बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि उनकी भी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो इस तरह आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप लोगों को किस पोएट या किसके बारे में चाहिए अपनी वीडियोज़, तो इंशाल्लाह मैं वो भी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉन कीट्स की अर्ली लाइफ और एजुकेशन को। जॉन कीट्स पैदा हुए थे लंदन में 1795 में, और पैदाइश के कुछ अर्सा बाद ही अपने दोनों पेरेंट्स को लूज़ कर दिया था। उसके बाद एनफील्ड में एक लोकल स्कूल में चले गए थे, लेकिन कोई पूरी एजुकेशन फॉर्मली हासिल नहीं कर पाए। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने भी एक गार्डियन उनको रख दिया, रिचर्ड एबे जिसका नाम था। और उन्होंने रिचर्ड एबे ने इनकी काफ़ी तमाम तर जो बहन-भाई थे जॉन कीट्स के, काफ़ी उनका ख़्याल रखा। और जॉन कीट्स बाद में मतलब स्कूल में तो सही तालीम हासिल नहीं कर पाए, वो एक सर्जन के पास चले गए। एपोथेकेरी सर्जन, यानी एपोथेकेरी का मतलब है कि वो बंदा जो ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ वगैरह हैं, उनको बनाए और उनको सेल आउट करे। तो उनके पास चले गए और वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने सीखी। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने फुल मेडिसिन की अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की और सर्जरी की तरफ नहीं गए, क्योंकि उनका वहाँ रुझान नहीं था। बल्कि किस तरफ आ गए, पोइट्री वगैरह की साइड पे आ गए। उनके अर्ली वर्क्स कौन से हैं? अगर हम अर्ली वर्क्स की तरफ जाएँ तो कीट्स को शुरू से ही जबकि वो अपने स्कूल में थे, वहाँ से ही उनको पोइट्री का और राइटिंग का इस तरह का काफ़ी शौक था। तो उनकी मुलाकात हुई थी ले हंट से, जो कि थे एक एडिटर एग्ज़ामिनर के, और उन्होंने ही उनकी फर्स्ट जो सोनेट्स हैं उनको पब्लिश कराया था। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर एंड ओ सॉलिट्यूड उनकी फर्स्ट सोनेट्स थी कीट्स की, और उनको हंट ने ही पब्लिश कराया था। और हंट ने ही कीट्स की मुलाकात करवाई थी विलियम वर्ड्सवर्थ से और पीबी शेले से, जो कि उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट्स थे। और फिर कीट्स ने अपना जो फर्स्ट वॉल्यूम था जिसका नाम पोएम्स था, वो इन्हीं के साथ रहते हुए लिखा था। तो हम देखते हैं कि कीट्स शुरू से ही काफ़ी अच्छे थे पोइट्री के अंदर। फिर शेले, जो कि कीट्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इम्प्रेस थे, लेकिन कीट्स शेले को कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे। तो शेले ने कीट्स को काफ़ी दफ़ा कहा कि वो जो है एक पहले अच्छी खासी लंबी पोएम लिख लिया करें और उसके बाद उसको पब्लिश कराया करें। बट क्योंकि कीट्स शेले से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं थे या पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। एंडेमियन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी, लेकिन उसको जो है वो 4000 लाइन्स का लिखने के बाद पब्लिश करा दिया था, जबकि शेले चाहते थे कि वो अच्छी खासी फुल लेंथ लिखने के बाद पब्लिश कराया करें। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकला था कि जो एंडेमियन जैसे ही पब्लिश हुई, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ब्लैकवुड्स मैगज़ीन और द क्वार्टरली रिव्यू, जो 2 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैगज़ीन्स है उस टाइम के, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और कीट्स जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी इतनी अर्ली जो लिखी हुई पोएम्स थी, उन पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। शेले को भी ये बात पता लग गई थी कि कीट्स से ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो शेले ने एक रिव्यू लिखा इन्हीं पोएम्स के बारे में कीट्स की, और वो रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे तौर पे लिखा उन्होंने। मतलब वो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने कीट्स को रिव्यू किया, कीट्स की पोएम्स को। बट ये रिव्यू किसी ने पब्लिश ही नहीं किया, तो फिर कीट्स के सामने लाइक शेले की पोजीशन भी क्लियर नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर हम कीट्स के कुछ वर्क्स की तरफ नज़र डालें, मतलब जो बहुत फेमस हुई थी पोएम्स, तो उसमें है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ला बेले डैम सैंस मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न एंड द ईव ऑफ सेंट इग्नेस। इसके अलावा भी काफ़ी सारी और हैं, ये मैंने चंद बहुत ज़्यादा फेमस के नाम लिखे हैं। और अगर हम देखें कीट्स की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी अच्छी वो यूज़ करते थे। तो अगर उनकी लैंग्वेज की तरफ हम आते हैं, तो ये कुछ उनके कोट्स आप कह सकते हैं, ये उनकी पोएम्स की टेक्सचुअल लाइन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल। ये है ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न से। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। और फिर द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। इसके अलावा भी काफ़ी लाइन्स हैं जो कि कीट्स की बहुत फेमस हुई और आजकल कोट्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। कीट्स का अगर हम उनकी लाइफ के देखें तो उनकी बहुत छोटी लाइफ थी। 1819 में उनकी एंगेजमेंट हुई थी फैनी ब्राउन से, और उसके बाद से ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। और 1820 में बाकायदा तौर पे ये पता चल गया था कि उनको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है।
और उनके जो दूसरे फैमिली में भी, मतलब फैमिली मेंबर्स और उनके भाई में भी इवन टीबी बहुत ज़्यादा पाया जाता था और काफ़ी लोगों की डेथ टीबी की वजह से ही हो रही थी। कीट्स के भाई की भी इवन टीबी की वजह से ही डेथ हुई थी। उसके बाद से ही कीट्स को ये लगता था कि वो भी ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकते। उनकी पोएम्स में भी हमें कहीं न कहीं फ़ियर ऑफ डेथ नज़र आता है। आगे हम इंशाल्लाह उनकी पोएम्स पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा, वो फ़ियर ऑफ डेथ काफ़ी ज़्यादा उनकी पोएम्स के अंदर नज़र आता है। क्योंकि कीट्स जो हैं वो अपनी फ़ैनी के साथ अपनी एंगेजमेंट उनकी जो हुई थी, उसके बाद फ़ैनी के साथ ही वो, मतलब उनका रिलेशनशिप कायम रहा जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। उनकी डेथ हुई थी 25 ईयर्स ऑफ एज में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यंग एज है। और कीट्स जो हैं, अगर वो, ये समझा जाता है कि अगर वो इससे ज़्यादा ज़िंदा रह लेते तो शायद आज इंग्लिश पोइट्री कहीं और ही होती, या शायद आज हमारे पास कुछ ऐसा वर्क इंग्लिश लिटरेचर के अंदर होता जो बिल्कुल ही मैचलेस होता। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन ये है कि कीट्स की जो इन्फ्लुएंस है वो उनके बाद भी बाकी रहा और बहुत ज़्यादा स्टिल बाकी है आज तक। रोमांटिक मूवमेंट जो कि बहुत बाद में आती है कीट्स के, उसके अंदर कीट्स जो हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। मतलब कीट्स जो है, हम ये समझ सकते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट के स्टार्टिंग के लोगों में से एक है। और रोमांटिक मूवमेंट बेसिकली क्या थी कि नेचर की तारीफ़ की जाती थी, इमोशंस की तारीफ़ की जाती थी, इमोशंस पे लिखा जाता था। इसका ऑपोज़िट जो था वो क्लासिक मूवमेंट थी, और जो क्लासिकल मूवमेंट थी या जो क्लासिसिज़्म था, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपनी ज़ात से हट के बात की जाती थी। कोई बहुत ज़्यादा एंशिएंट हीरोज़ या बहुत ज़्यादा बड़े हीरोज़, इनकी बात की जाती थी। इंसान अपने आप की बात नहीं करता था, ना अपने इमोशंस की, ना नेचर की, ना फीलिंग्स की, लेकिन रोमांटिसिज़्म में ये सब कुछ शामिल था। तो कीट्स जो है वो रोमांटिसिज्म से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत ही अच्छी नेचर पोएट्री और बहुत ही अच्छी, हम कह सकते हैं कि ब्यूटी के ऊपर पोएट्री, इसलिए कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी जो रोमांटिक वर्स थी, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और वही चीज़ आगे भी लोगों ने फ़ॉलो की। और विक्टोरियन एज में भी इवन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बाद में विक्टोरियन एज में आते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा कीट्स का असर हमें नज़र आता है। तो इंशाल्लाह जब हम कीट्स की मज़ीद पोएम्स की तरफ जाएँगे, तो हम देखेंगे कि कीट्स की पोएट्री और पोएटिक लैंग्वेज किस तरह की थी। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कीट्स की जो पोएट्री है, उसके अंदर काफ़ी सारी ख़ुसूसियात या काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। सो दिस वाज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इसी सीरीज़ की या किसी और सीरीज़ की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।